बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी होस्ट, इस शो की घोस्ट शहरबानो आवान। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपका वीकेंड जो है वो अच्छा गुजरा होगा। आज चुके 5 फरवरी का दिन है जी। और बड़े खुशनसीब लोग हैं जो 5 घरों में फरवरी को बिल्कुल घरों में बैठे हैं। सरकारी इदारों में छुट्टियां हैं, स्कूल्स बंद हैं। पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं खुश हैं और कहीं ना कहीं परेशान हैं कि छुट्टियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और आज का दिन अगर तारीखी अहमियत से देखा जाए, फराइज भरपूर तरीके से सरअंजाम देते हुए अपनी ऑडियंस की खिदमत में हाजिर हैं। तो आज का दिन तारीखी एतबार से बहुत अहम है। बिल्कुल। तो आज के दिन के बारे में बात करते हैं। तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मासूम और मजलूम कश्मीरियों से यकजहती का इजहार किया जा रहा है। कराची से खैबर तक पूरी कौम यौम यकजहती कश्मीर रवायती जोश व जज्बे के साथ मना रही है। मुल्क भर में खसूसी तकरीबात के इनेकाद और रैलियाँ निकाली जा रही हैं। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को मिलाने वाले पुलों पर इंसानी हाथों की जंजीरें बनाई जा रही हैं और दुनिया को ये बावर कराया जा रहा है कि पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हमेशा सियासी, इखलाकी और सिफारती सतह पर भरपूर हिमायत करती है और करती रहेगी। शहरबानो, और मुझे यहाँ पर शेर याद आया, अल्लामा मोहम्मद इकबाल का शेर है। इरशाद। वो कहते हैं जी कि कश्मीर का चमन जो मुझे दिल पजीर है, कश्मीर का चमन जो मुझे दिल पजीर है, इस बागे जां फिजा का ये बुलबुल असीर है। वाह वाह। विरसे में हमको आई है आदम की जायदाद, विरसे में हमको आई है आदम की जायदाद, जो है वतन हमारा वो जन्नत नज़ीर है। क्या कहने जबरदस्त। तो नाज़रीन, कश्मीर जन्नत की तरह दुनिया में मौजूद एक बड़ा ही खूबसूरत तरीन खित्ता है, बड़ी खूबसूरत वादी है जिसमें दरख्तों की हरियाली, पहाड़ों की बुलंदी, लहरों की रवानी, बहते झरनों की नगमारेजी, मेवों और नेमतों की फरावानी को खूबसूरत अंदाज में इस तरह से सजाया गया कि वो खूबसूरती हर खास आम महसूस कर सकता है। हसीनो जमील आबशारों के झुरमट में सरसब्ज वादी कश्मीर अल्लाह ताला की तख्लीक करदा खूबसूरत शाहकारों में से एक शाहकार है, जिसमें फल, फूल, पौधे, चरिंद परिंद, पहाड़ और नहरों के दिलकश मनाजिर दुनिया में जन्नत का एहसास दिलाते हैं। कोई शक नहीं इसमें कि दुनिया में अगर आपने जन्नत देखनी है तो आप चले जाओ कश्मीर। वो कहते हैं ना, एक शेर भी है, याराने जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। तो अजीम, ये तो होगी बात। अब सकाफत की अगर बात करें कश्मीर की तो बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। तो सकाफत में वहाँ का लिबास आता है, वहाँ का खाना आता है, वहाँ की मौसीकी आती है। आपने बड़ी खूबसूरत बात की और मैं चाहता हूँ कि हम अपने नाज़रीन के साथ भी ये शेयर करें कि 5 फरवरी को हम तारीखी एतबार से हमेशा जब भी याद करते हैं, नो डाउट मकबूजा कश्मीर में जो रहने वाले लोग हैं, जो मासूम वहाँ के लोगों पर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, वो तो हम जिक्र करते ही करते हैं। लेकिन आज के दिन चूंकि हम कश्मीर को याद कर रहे हैं तो कश्मीर की सकाफत का वाकई जिक्र करना बहुत जरूरी है। मैं वही कह रही थी कि कश्मीर का जिक्र हो और कश्मीर की सकाफत का जिक्र ना हो तो ये ठीक नहीं है। सकाफत के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? मेरे ख्याल से लिबास, ठीक है, उसके बाद मौसीकी आती है, मौसीकी के अलावा खाना बहुत जरूरी है, खाना आता है। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि सबसे ज्यादा आप हमारी जो खवातीन है उनको आप क्या चीज देखते हैं जो कश्मीरी उन्होंने कश्मीरी शॉल, भाई कौन नहीं जानता, कश्मीरी शॉल वर्ल्ड फेमस है। Exactly. और वहाँ पर जो भी सैर सपाटे के लिए जाते हैं लोग, घूमने फिरने के लिए जाते हैं, तो इंडिजिनस जो वहाँ की स्पेशलिटी है उसमें कश्मीरी शॉल जो है वो सरे फहरिस्त है। और मैं तो कोशिश करता हूँ कि शहरबानो अगर कोई जानने वाला वहाँ से मुझे गिफ्ट करेंगे आप। मैं जरूर आपके लिए भी मंगवाऊंगा। मैं पहले कहने वाला था कि मैं अपने लिए कश्मीरी शॉल मंगवाऊंगा। तो कालीन, मुझे पता था आप यही कहने लगे, इसलिए साथ ही मैंने जो है ना अपना पॉइंट दे दिया कि मुझे मंगवा के दें आप। मुझे बहुत पसंद है कश्मीरी शॉल और ये हैंडमेड खड्डी पे तैयार की जाती है। हाँ, देखिए, देख सकते हैं आप ये मनाजिर और कितनी खूबसूरती से इसको बनाया जाता है। पूरी जो शॉल है उसको बुना जाता है खड्डी पर, हाथों की मदद से बनाया जाता है और इसमें बहुत डिफरेंट वेराइटीज़ भी होती हैं, कलर बहुत शानदार होते हैं और एम्ब्रॉयडरी बहुत खूबसूरत होती है। तो ये कश्मीरी शॉल तो पंजाबी भी बहुत शौक से लेते हैं। हमने शॉल तो बताइए अपने नाज़रीन को कि कश्मीरी शॉल, मैं लिबास अब आपसे पूछूंगा ना, अब आप बताएं कश्मीरी लिबास कौन सा है? कश्मीरी लिबास जो है मुझे लगता है कि मर्दों ख़वातीन को अक्सर मैंने पहने देखा है। उसे शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसको फेरन कहते हैं जी। और वो लंबा सा चोगा नुमा होता है। जवाब। ओह, थैंक यू। एक फेरन आपका। तो दुनिया भर में जहाँ भी कश्मीरी बसते हैं हमने देखा है कि वो ये लिबास पहनते हैं। ये बिल्कुल मनाजिर भी उसके दिखाए गए हैं। ग्रीन कलर का ड्रेस जो था ये फेरन ही था और ये चोगा नुमा जो होता करते हैं। बिल्कुल
बिल्कुल, और चौगानुमा होता है और इसको काफ्तान, हम लोग अब उसको काफ्तान की शक्ल देना शुरू हो गए हैं, लेकिन चूंकि इसके बाजू अलग होते हैं, काफ्तान का ही होता है कि उसके बाजू जो है वो अंदर ही होते हैं। शहरबानो, आपको पता है हर साल 21 दिसंबर को फेरन कालबी दिन भी मनाया जाता है? अच्छा, नहीं मुझे इस बारे में नहीं है। ये बस मैं बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर रहा हूँ आपकी। और दुनिया भर में जहाँ जहाँ कश्मीरी बसते हैं वो 21 दिसंबर को खास तौर पर फेरन पहनकर कश्मीरी लिबास से मोहब्बत का इजहार करते हैं। लेकिन एक डार्क साइड भी है इस स्टोरी की, और वो ये है कि तासुब पसंद सरकार जो भारतीय है सरकार, उसने कश्मीर के रिवायती लिबास फेरन से खौफजदा होकर उसे सिक्योरिटी रिस्क करार दिया है और साथ ही साथ सरकारी दफातर में पहनने पर पाबंदी भी घबरा गए ना बेसिकली, वो लिबास से घबरा गए। आप उनका लेवल चेक करें तो ये तो होगी बात लिबास की, और कल्चरली तबाह करना चाहते हैं ना, वो कहते हैं सकाफत ही छीन लें। एग्जैक्टली, सकाफत छीनेंगे तो फिर न्यू जनरेशन जो है वो उस चीज़ से दूर जाएगी, तो इसीलिए कहा जाता है। अच्छा, हमारे यहाँ पे बड़े टैबलोज होते हैं, बाकायदा इसी तरह का कश्मीरी ज्वेलरी पहनाई जाती है। और लिबास तो हमने बता दिया, शॉल भी हमने बता दी, तो आप बताएं ना खाबे, तो जरा आपकी स्पेशलिटी बताएं, कश्मीरी खाना कौन सा मशहूर है? मुझे लगता है कश्मीरी खाना गोश्ताबा बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत पसंद किया जाता है। शहरबानो सारी लेकर के आइए कश्मीर के बारे में। और ये भी कहा जा रहा है, रुक जाए अभी, एक और चीज़ है, गोश्ताबा जो है इस तरह से बनाया जाता है कि लैम का ये गोश्त होता है और इसको कूट के छोटे छोटे बॉल्स में, ये आप देख सकते हैं जैसे कोफ्ते होते हैं ना, इस तरह से ये वाइट मीट टाइप आपको नजर आ रहा है, लेकिन ये वाइट मीट नहीं है, ये लैम का मीट है। और इसमें मजे की बात बताऊं आपको क्या, ये इतना मजे का है कि हमारे 2 सियासतदानों की ये फेवरेट डिश भी है। कौन से सियासतदान? नवाज शरीफ और शेख रशीद। वो इसको बड़े शौक से खाते हैं और ये बताया गया है कि वो बहुत पसंद करते हैं गोश्ताबा को। स्पेशल उनके लिए गोश्ताबा बनाया जाता है। इसके विजुअल्स दिखा के शहरबानो हम पर जो जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं ना, उनका जिक्र करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस गोश्ताबा को देख के भूख लग गई है बहुत हेवी किस्म की। तो ये तरीका कार है बनाने का जी, मक्खन में बनाया जाता है, दही इसमें ऐड की जाती है, और इसलिए उसका जो रंग है वो सफेद है। हाँ जी। और ये आपने खाया? बड़े बड़े कोफ्ते होता है। नहीं, मैंने नहीं खाया, लेकिन मैं जरूर खाऊंगी, क्योंकि हमारे 2 सियासतदानों को इतना पसंद है। सैर करने आजाद कश्मीर और वहाँ पे गोश्ताबा खाएंगे, सही है, और साथ म्यूजिक भी सुनेंगे कश्मीरी। ये भी बहुत। तो आप मुझे बताएं कि कश्मीरी म्यूजिक, आलात जो है म्यूजिक में, अगर हम बात करें सबसे पहले आलात की बात करते हैं, तो आलात कौन सा ऐसा? वैसे तो काफी किस्म के आलात हैं जो कश्मीर में बजाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा शहरबानो जो वहाँ पे मशहूर है ना, वो रबाब है। तो हम अपने नाजरीन को रबाब सुनाते हैं। आपका जवाब दुरुस्त हुआ, ये अपना चाय कप ले लें। खूबसूरत रबाब बजाया गया और एक अजीब सी और अलग सी वाइब थी, और जिस किनारे वो बैठे हुए थे साइडों पर पानी था। अच्छा, ये शहरबानो स्पेसिफिक जब भी इस तरह की धुन बजती है ना, तो आपके जहन में ना चाहते हुए भी कश्मीरी आता है ना, और या फिर वो बड़ी रॉयल सी लाइफ आ जाती है, नहरें और वो जो उसमें कश्ती रानी, झरने, खूबसूरती। ये तो हमने आप तक पहुंचाई कश्मीर की सारी वो खूबसूरती जो आप भी जानते हैं, और हमने उसको ताज़ा किया। ये शाइनी साइड थी कश्मीर की जो दिखाने की कोशिश की गई। अब आ जाते हैं जो कश्मीर की सूरत हाल है उस पर बात करते हैं। तो मोदी सरकार जो है 2019 में रियासती दहशतगर्दी के बाद जन्नत नज़ीर वादी में अपने जबर के साथ और इस वादी को पहाड़ तोड़े 2019 में शहरबानो बड़ा ही एक कहते हैं यूनिलेटरल एक्शन उन्होंने किया कि कश्मीर का जो खुसूसी दर्जा था आर्टिकल 370 उन्होंने खत्म किया और उजड़े गुलिस्तान का मंजर पेश करता है तो। जी कश्मीर बिल्कुल। तो मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के दादोशुमार पर नजर डालें तो अब तक तकरीबन 96,000 कश्मीरी ऐसे हैं जो भारतीय मजालिम से शहीद हो चुके हैं। 7,200 से ज्यादा नौजवान ऐसे हैं जो अभी तक जेरे हिरासत हैं या फिर कत्ल कर दिए गए हैं। 1,11,000 से ज्यादा मकान और इमारतें तबाह कर दी गई हैं। 23,000 खवातीन के सुहाग उजाड़ दिए गए हैं। 1,08,000 कश्मीरी बच्चे वालिद के बगैर जिंदगी गुजारने पर मुश्किल में जिंदगी गुजार रहे हैं, मजबूर हैं। बाप का साया उनके सरों से उठ गया। 11,000 से ज्यादा कश्मीरी खवातीन की इस्मत दरी की गई है। और इस हवाले से हम बात कर लेते हैं, बड़ी ही खास मेहमान आज सुनो पाकिस्तान का हिस्सा है, निगरान वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी बराए इंसानी हकूक़ है मशाल मलिक साहिबा। मशाल साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि आज कश्मीरियों से यकजहती का दिन मनाया जा रहा है, तो कितनी अहमियत है इस दिन की? बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ सारी पाकिस्तानी कौम की और आज़ाद कश्मीर के लोग और पूरी दुनिया में जितने भी ममालिक के अंदर हमारे हक़ में सॉलिडारिटी की मार्चेस, प्रोटेस्ट, सेमिनार्स, रैलीज़ हो रही हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स हो रही हैं और सेमिनार्स कराए जा रहे हैं। तो आप लोगों की सबसे पहले तो जो आपकी दुआएं हैं, आपका सपोर्ट है, ये हम तहे दिल से कश्मीरी कौम जो है उसकी
शुक्रगुजार है, ख़ास तौर पे मकबूजा जम्मू कश्मीर की। उसी तरह पाकिस्तान के अंदर जिस तरह सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान का जो मीडिया जो है दिन रात कैंपेन कर रहा है कश्मीरियों के लिए, और फिर उसके साथ पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का बिज़नेस कम्युनिटी, उन्होंने अपना बिज़नेस बंद किया है और इकनॉमिक लॉस को बेयर किया है और कश्मीरियों की आवाज़ बने हुए हैं। उसी तरह जो यूथ और स्टूडेंट्स हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में नहीं गए आज के दिन और बाहर सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारे हक़ की खुद इरादियत के लिए और हिंदुस्तान के जुल्म के ख़िलाफ़। उसी तरह लॉयर्स, मतलब हर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी जो है वो कश्मीरियों की आवाज़ बनी हुई है। मगर मैं ये भी कहना चाहती हूँ जितने भी ममालिक कश्मीरियों के साथ खड़े हैं कि नस्ल कुशी की जो स्पीड है वो तेज़ कर दी और जुल्म बर्बरियत की हिंदुस्तान ने हमारे खिलाफ और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसमें कोई शक नहीं, बढ़ती जा रही है। मिसाल मलिक साहिबा, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के तासुबाना फैसले की अगर बात की जाए तो आप आज मसला कश्मीर को कहाँ खड़ा हुआ देख रही हैं? खौफनाक फैसले आ रहे हैं हिंदुस्तान की। आरएसएस की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर आज तक पहले भी, आरएसएस से पहले भी कभी किसी कश्मीरी को इंसाफ नहीं मिला और अब तो जो उनकी जो नफ़रत की जो शिद्दत है और जो अखंड भारत का और जो आरएसएस का नैरेटिव है जिसके तहत वो बर्दाश्त नहीं कर रहे किसी भी कश्मीरी को और सबको वो कब्रों के अंदर दबाना चाहते हैं, तो मैं समझती हूँ कि इस फैसले के बाद एक दफ़ा फिर ऐलान जंग हिंदुस्तान ने कर दिया है कश्मीरी कौम के ख़िलाफ़। ऑर्डर दे दिया है कि लीगल है कश्मीरियों को मारना, जेनोसाइड लीगल है और जितना भी जुल्म करना है करते रहो कश्मीरियों पे, उसके ऊपर तुम लोगों को क्लीन चिट मिलेगी, कोई पनिश नहीं किया जाएगा बल्कि उल्टा ग्लोरीफाई किया जाएगा। और अभी हाल ही में जो अयोध्या मंदिर का जो तामीर की गई है मस्जिद को, बाबरी मस्जिद को शहीद करके 500 साल, ये एक और मैसेज दिया गया है कि हम ना सिर्फ कश्मीरी बल्कि मुसलमानों को और माइनॉरिटीज़ को भी जो अखंड भारत की नैरेटिव के ख़िलाफ़ या जो उसके उस एजेंडे को नहीं मीट कर रहा होगा, जो हिंदुत्व का फॉलोअर नहीं है, उन सबको हटा दिया जाएगा। मशाल साहबा, ये भी कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन पामालियाँ जारी हैं, वहाँ एक इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। हम ये जानना चाहते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है मोदी सरकार की दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर वो क्या इक़दाम कर रही है? देखिए, पाकिस्तान ने पहले भी इसके ऊपर डोसियर्स जो हैं जमा कराए हैं जो दहशतगर्दी मकबूजा जम्मू कश्मीर में की जा रही है। 2 UN ह्यूमन राइट्स कमीशन की बड़ी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स हैं, इसी तरह ब्रिटिश पार्लियामेंट की भी रिपोर्ट है, फिर यूरोपियन पार्लियामेंट की भी जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल की तरफ से। तो इस तरह दुनिया भर में इस पर बहुत शोर मचा है, मगर बात सारी ये है इम्प्लीमेंटेशन की। यूनाइटेड नेशंस की इसके ऊपर अर्जेंटली जो कमीशन ऑफ इंक्वायरीज इन वॉर क्राइम्स के ऊपर होनी चाहिए, जो इंटरनेशनल अदालतें हैं, स्पेशली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, क्योंकि हम एक इंटरम सेटअप के अंदर आए हैं। ये अगली इलेक्टोरल जो आएगी गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर, वो उसके पास वो मैंडेट होगा कि वो एक लॉन्ग टर्म कश्मीर के ऊपर स्ट्रेटिजिक प्लानिंग करे जो चैलेंजेस कश्मीर के ऊपर आ रहे हैं। मैंने अपनी तरफ से तो ड्यूरिंग दिस इंटरम सेटअप एक अपनी सैपम के अंडर जो है कश्मीर कंसल्टेटिव कमेटी जो है PM सेक्रेटेरिएट में मैंने इस्टेब्लिश की है, जिसके अंदर एकोमोडेशन, जिसके अंदर एक्सपर्ट्स, जिसके अंदर कश्मीर का डायस्पोरा, कश्मीर की हुर्रियत रहनुमाओं की रिप्रेजेंटेशंस और जो लीगल जो एक्सपर्ट्स हैं इस लॉफेयर के ख़िलाफ़, उनको और मीडिया के लोगों को, सब सेगमेंट्स को ऑन बोर्ड लग के हम लोगों ने सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स कराई हैं कि किस तरीके से हम कश्मीर कॉज को इंटरनेशनलाइज ज़्यादा स्ट्रांगली कर सकते हैं और किस तरीके से इंटरनली नेशनली भी इसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो उसके अंदर जो लास्ट मीटिंग के अंदर हम लोगों ने, जो मैं काफ़ी सालों से जद्दोजहद कर रही थी कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कश्मीर सेंटर्स जो हैं वो इस्टेब्लिश कराए जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस जो मैंने कश्मीर कंसल्टेटिव कमेटी बनाई है उसके थ्रू हम लोगों ने पूरे पाकिस्तान के अंदर और आज़ाद कश्मीर में 256 VCs को ऑन बोर्ड लेकर हमने वो इस्टेब्लिश की हैं और अब उसका करिकुलम जो है वो ड्राफ्ट किया जा रहा है। उसके अंदर एकोमोडेशंस और प्रोफेसर्स और जो एक्सपर्ट्स हैं कश्मीर कॉज के अंदर वो कर रहे हैं ताकि जो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का यूथ है, अगली जो जनरेशन है, जो इतना बड़ा बल्ज है, यूथ बल्ज, उनको कश्मीर कॉज के साथ जो है इंगेज किया जाए प्रोडक्टिवली और उनको बाकायदा जो है इन वर्कशॉप्स, इन कश्मीर सेंटर्स जो उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूट में के थ्रू उनको कश्मीर के ट्रू एम्बेसडर्स बनाया जाए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मिशाल मलिक साहिबा। इस अहम दिन के हवाले से 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर पर आपने हमारे से बात की और बड़े अहम टॉपिक्स उनकी जानिब से कहे गए कि ये चीज़ें हैं जिनको करने की ज़रूरत है, जो इस वक्त निगरान सेटअप की जानिब से भी उठाए जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर ब्रेक शामिल करते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।
आज 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर है, तो इस अहम इशू पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म और ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह हैं सरदार अतीक अहमद खान साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तानी कौम हमेशा से ही अपने मजलूम कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती कर रही है। 5 फरवरी का दिन हमसे और क्या तकाजा करता है आपकी नज़र में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जो जम्मू और कश्मीर के अवाम की और अहले पाकिस्तान की यकजहती है, ये एक तारीख़ी और फितरी अमल का हिस्सा है। ये आज की नहीं है, ये जब से ये ख़िता आबाद हुआ है उस वक्त से ये यकजहती कायम है। ये तारीख़ी है, जोग्राफियाई है, नज़रियाती है, फ़िक्री है, मुआशी है, इक़्तिसादी है, सकाफ़ती है, इलाक़ाई है, हर तरह का एक ताल्लुक़ मौजूद है। इसलिए ये यकजहती हमें इस बात का तकाज़ा करती है, हमसे इस बात का तकाज़ा करती है कि इस यकजहती को ख़राब करने के लिए जो क़ुव्वतें सरगर्म अमल हैं और इस यकजहती को मुतासर करने के लिए, इसे कमज़ोर करने के लिए जो क़ुव्वतें मुतहर्रिक हैं उनका रास्ता रोका जाए और इस यकजहती को मज़ीद मजबूत से मजबूत तर किया जाए और नई नस्ल को इसकी अहमियत से आगाह किया जाए, ताकि इस यकजहती के अमल में कोई क्रैक्स ना आए, कोई शिगाफ ना पड़े, कोई दरार ना पड़े और ये यकजहती उस वक्त तक जारी रहे जब तक सारा मुतनाज़ा कश्मीर, मकबूजा जम्मू और कश्मीर आज़ाद होकर पाकिस्तान में शामिल नहीं हो जाता और तहरीक इलाक़े पाकिस्तान जो है, जो बुनियादी तौर पर तहरीक तकमील पाकिस्तान है, वो अपने मंतक़ी अंजाम तक नहीं पहुँचती। उस वक्त तक इसके तमाम तकाज़े कुछ मौजूद हैं और कुछ वक्त के साथ साथ पैदा होते रहते हैं। सरदार साहब, ये भी जानना चाहते हैं हम कि मोदी सरकार की दहशतगर्दी सबके सामने है और फिर भारतीय सुप्रीम कोर्ट का जो बायस डिसीजन आया वो भी सबके सामने है, तो मसला कश्मीर को लेकर अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? ऑप्शन बहुत सारे, इसमें कोई शक नहीं कि नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान जो है वो खालिस्तान इंतहा पसंदों का हिंदुस्तान बन गया है। वो सेकुलर हिंदुस्तान नहीं रहा, वो महात्मा गांधी का और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का हिंदुस्तान नहीं रहा, बल्कि जवाहरलाल नेहरू का, इंदिरा गांधी का हिंदुस्तान नहीं रहा, बल्कि ये जो है इंतहा पसंदों का, दहशतगर्दों का, कातलों का और वहशत और बर्बरियत करने वालों का, बाबरी मस्जिद गिराने वालों का, सिखों को कत्ल करने वालों का, ईसाइयों को परेशान करने वालों का, मुसलमानों को का गुजरात में कत्लेआम करने वालों का और मणिपुर में और बाकी जगहों पे बाकी जितने भी मज़ाहब वहाँ आबाद हैं, जितने तबक़ात आबाद हैं, सबको इंतहाई परेशान करने वाला हिंदुस्तान है। तो इस सूरत हाल में हमें चाहिए कि हम मसला कश्मीर के हल के लिए और हिंदुस्तान का जो तोसीर पसंदाना अज़ाइम है, हिंदुस्तान का जो फैलाव का मंसूबा है, हिंदुस्तान का जो हेजमनी का डिज़ाइन है, हिंदुस्तान की इस इलाके पर, इस इलाके के वसाइल पर, इस इलाके के असबाब पर, इस इलाके के रिसोर्सेज पर जो कब्ज़ा करने की और उन्हें अपने कब्ज़े में लेने की और उन्हें गैर आबादियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की जो मुहिम है उसका सद्देबाब करना है, उसका रास्ता रोकना है और दुनिया को हिंदुस्तान के हकीकी अज़ाइम से आगाह करना है। अच्छा सरदार साहब, कश्मीरियों की जद्दोजहद की बात की जाए, आज़ादी की बात अगर हम करें तो किस तरह से अखलाकी और सफारती सतह पर दुनिया को रोशनास करवाने की ज़रूरत है? जहाँ तक जम्मू और कश्मीर की आवाम की आज़ादी की जद्दोजहद है, वो अक़वाम मुत्तहिदा में तस्लीम शुदा है। उनका हक़ खुद इरादियत जो है वो तस्लीम शुदा है और ये हक़ खुद इरादियत इस साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट में 1 अरब से ज़्यादा लोग एक्सरसाइज कर चुके हैं। इस खित्ते के अंदर सिर्फ जम्मू और कश्मीर के आवाम वो वाहिद लोग हैं जिनको अभी तक ये हक़ नहीं मिला। इसलिए इसके उसूल के लिए हमें मुकामी तौर पर भी कोशिश करनी है, इलाकाई तौर पर भी कोशिश करनी है, हमें OIC के लेवल पे भी कोशिश करनी है, हमें यूरोपियन पार्लियामेंट के लेवल पे भी कोशिश करनी है, हमें सिक्योरिटी काउंसिल के और अक़वाम मुत्तहिदा के लेवल पे भी कोशिश करनी है और हमें ख़ुद जो कश्मीरियों की सफ़बंदी को, यकजहती को ख़राब करने के लिए हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है उसका भी रास्ता रोकना है और आज़ाद कश्मीर को भी तहरीक आज़ादी का मज़बूत बेस कैंप बना के रखना है। आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में किसी किस्म का जो नज़रियाती इंतशार पैदा करने की कोशिश है उन्हें रोकना है। तो ये सारे इक़दाम जो है फिर एक मजबूत और जानदार हमागीर कौमी कश्मीर पॉलिसी तश्कील देने की ज़रूरत है, जिसके बारे में बिल्कुल आपका सरदार अतीक अहमद खान साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। अभी ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
तो जी, कश्मीर और कश्मीरियों की हम बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी के नायब अमीर डॉक्टर फरीद अहमद पराचा साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर तो मनाया जा रहा है और 1990 में पहली बार मरहूम काजी हुसैन अहमद की अपील पर इस दिन को मनाया गया था। अब तक इस दिन के मनाने का मकसद कितना पूरा हुआ है, क्या समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काजी हुसैन अहमद साहब का सदका जारिया है और इसका बुनियादी मकसद ये है कि इसके ज़रिए से कौम में एहसास पैदा किया जाए कि कश्मीर जो पाकिस्तान का कुदरती हिस्सा है, पाकिस्तान और तकसीम बर सग़ीर के नामुकम्मल एजेंडे की एक तकमील है, वो अभी तक आज़ाद नहीं हुआ। और इस सिलसिले के अंदर कौम इकट्ठी हो, कश्मीरियों का साथ दे, उनके लिए यकजहती का इजहार करे। तो इस सिलसिले के अंदर जितना भी यानी इसके मकासद थे, उनमें से ये बड़ा मकसद तो ये था कि जी पाकिस्तानी कौम एक हमेशा एक दिन इस अंदाज पे मनाए कि उनके बच्चे, औरतें, मर्द सब के सब निकल कर इस बात का इजहार करें कि हम कश्मीरियों की आज़ादी तक चैन से नहीं बैठेंगे। और इसका दूसरा पहलू यह है कि यही पैगाम मकबूजा कश्मीर में एक इस अंदाज पे गया है कि मकबूजा कश्मीर का हर फर्द, चाहे वो बच्चे हैं या बूढ़े हैं, वो इस बात के लिए हमेशा सड़कों पे रहते हैं और कुर्बानियाँ देते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वो कश्मीर को पाकिस्तान देखना चाहते हैं और उसके लिए हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार। डॉक्टर साहब, 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार के गैर कानूनी इक़दाम की अगर बात की जाए तो मकबूजा कश्मीर की कानूनी हैसियत छिन गई थी। कैसे बहाल होगी? इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान को क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है? लेकिन ये मकबूजा कश्मीर की जो हैसियत है वो तो बहरहाल उसकी आबादी, उसके लोगों का अज़्म आज़ादी, वो इस बात का ऐलान है कि वो अब ना भारत को तस्लीम करते हैं, ना भारत के आईन को तस्लीम करते हैं, ना उसके अंदर से उसने जो 5 अगस्त 2019 को एक तब्दीली की है उसको तस्लीम करते हैं। वहाँ तो लोग अब भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, वहाँ तो सड़कें भरी हुई होती हैं, वहाँ तो भारत का यौम आज़ादी यौम स्याह के तौर पे मनाया जाता है, पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाते हैं। इसलिए महज किसी आईनी शिक को तब्दील करने से मकामी सूरत हाल तब्दील नहीं होती। जो हक़ाइक़ हैं वो हक़ाइक़ रहते हैं। और इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे का ये अहम तरीन नुक्ता है और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें इसके हक़ के अंदर मौजूद हैं। इसकी मुतनाज़ा हैसियत को ख़त्म नहीं किया जा सकता। इस सिलसिले की अगर कोई कोताही होगी तो हमारी तरफ से होगी, मकबूजा कश्मीर के अवाम की तरफ से किसी सूरत भी इसमें। डॉक्टर साहब, मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ पाकिस्तान अब तक OIC के फोरम को मौसर तौर पर इस्तेमाल क्यों नहीं कर सका है? ये सवाल है कि हमारी हुकूमतों की जो जिम्मेदारियां हैं वो महज कश्मीरियों के हक़ के अंदर बयान देना नहीं है, बल्कि मसले कश्मीर को हल करना है। हमारे आइन में इसकी एक हैसियत मुतय्यन है कि मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील होगी और वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। तो इसलिए हमारी हुकूमतों की तरफ से और हमारी वजारत ख़ारजा की तरफ से हमेशा कोताही हुई है। इसमें OIC भी, यानी जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो मुसलमान ममालिक का है, उसकी अपनी हैसियत भी बहुत एक इस तरह की होगी है कि करारदाद मज़म्मत पास करने वाला वो एक इदारा रह गया है। गज़ा के बारे में, फ़लस्तीन के बारे में, वहाँ टूटने वाली क़यामत के बारे में, वहाँ बच्चों के कत्लेआम पे, वहाँ पे हस्पतालों की तबाही पे, वहाँ पे इमारतों की तबाही के ऊपर कोई बड़ा रिएक्शन न मुस्लिम दुनिया नहीं दे सकी। जो अमली तौर पर हो सके, यही मामला कश्मीर का है और कश्मीरियों के वकील तो हम हैं। तो वकालत करने का हमने हक अदा नहीं किया। इस सिलसिले के अंदर पार्लियामेंट की कमेटियां भी और वजारत खारजा भी और हुकूमतें भी जवाबदेह हैं अवाम के सामने कि आप अपने हिस्से का काम क्यों नहीं कर सके।
बिल्कुल ऐसे ही डॉक्टर साहब। तो मकबूजा वादी में मोदी सरकार की जानिब से इंसानी हुकूक की संगीन पामारियाँ की जा रही हैं। भारतीय फौज के जुल्म और सितम की इंतहा के बावजूद दुनिया मकबूजा कश्मीर पर वो तवज्जो क्यों नहीं दे रही जो इसे मिलनी चाहिए थी, जो कश्मीर का हक था? सवाल ये पैदा होता है कि हम कितनी तवज्जो दे रहे हैं। दुनिया ने तो तवज्जो हमारे दिलाने पे देनी है। अगर हम तवज्जो दे रहे हैं तो दुनिया भी तवज्जो देगी। अगर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें कोसोवो के बारे में और इसी तरह से ईस्ट टाइमोर के बारे में और जनूबी सूडान के बारे में उन पे अमल दरामद हो सकता है जी, तो फिर हम अपनी करारदादों पे क्यों नहीं अमल दरामद करवा रहे? दुनिया को हमने जगाना है, अपनी लाबी हमने खुद बनानी है। हमने लोगों के पास जाना है, पार्लियामेंटेरियन के वफद हमारे जाने चाहिए। हम आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को ये टास्क दें कि वो इस केस को लड़े, और इसलिए कि वो आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर एक ही कश्मीर है, इसलिए उनको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और उसी तरह से पाकिस्तान को अपने हिस्से का वो काम अगर पाकिस्तान मुकम्मल करेगा तो दुनिया भी इस तरफ तवज्जो देगी। और भारत का दुनिया में बेनकाब हो चुका है। भारत जो है वो एक दहशतगर्द मुल्क के तौर पर हर अक़लियत वहाँ पे, और मुसलमान तो वहाँ की अक़लियत नहीं, दूसरी बड़ी अक्सरियत है, हर अक़लियत भारत से इंतहाई नाला है। भारत का हर पड़ोसी भारत के ख़िलाफ़। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुनो पाकिस्तान को आपने वक्त दिया, और इस वक्त मसला कश्मीर से मुतल्लिक पाकिस्तान का जो स्टैंड है और जहाँ जहाँ गफलत भी हुई उस हवाले से भी उन्होंने अपनी राय दी। बिल्कुल जी, एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे हैं। आपने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। तो अब बात करते हैं जी आम इंतखाबात की। मौसम की सख्ती और अमन अमान की मखदूश सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासी मार्का 8 फरवरी को होने जा रहा है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इंतखाबी मुहिम के लिए 2 दिन बाकी हैं। 2 बड़ी सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम अरूज पर है। इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से एक दूसरे पर संगीन इल्जामात लगाए जा रहे हैं, एक दूसरे को चैलेंज दिए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो कारकर्दगी को लेकर बार बार नवाज शरीफ को मनाजरे का चैलेंज देते हैं, जबकि लीगी सदर शहबाज शरीफ ने पलटकर बिलावल भुट्टो पर वार किया है। उन्हें मनाजरे की बजाय मवाजने का चैलेंज दे दिया है। तो इसी पर बात कर लेते हैं। अनीक नाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अनीक साहब, सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब ये जो बारिश के बाद कराची की सूरत हाल है, ये हम सब ने देखी, और ये पहली दफ़ा तो है ही नहीं, ये हर साल हर दफ़ा ऐसा ही होता है। तो शहबाज शरीफ साहब ने अब पलट कर वार किया बिलावल भुट्टो जरदारी पर कि मनाजरे की तो बहुत बातें कर रहे हैं, चैलेंज एक्सेप्ट करें मुवाजने का। ठीक कहा है उनको, वो यही कह सकते थे। अगर आप मनाजरा नहीं कर सकते, अगर आपके पास मनाजरे में बैठने का कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर आप इस तरह ही निकलते हैं जैसे वो निकले। सो मैं मवाजना बिल्कुल दुरुस्त है, बात उनकी दुरुस्त है, लेकिन मनाजरे की जो तजवीज़ है वो एक जुर्रतमंदाना तजवीज़ है, ये बहादुरी की तजवीज़। और इसको ऐसी इस तरह की दावत कबूल ना करना, ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, या फिर ये डर है कि बदतमीजी हो जाएगी। लेकिन जो भी है, ये आप खुद पीछे हट रहे हैं। मनाजरे की रिवायत ये बहुत सेहतमंद रिवायत है। हाँ जी। ये उन मुआशरों में होती है जिनकी हम वैसे तो बहुत नकाली करते हैं, लेकिन सेहतमंद रिवायात की हम नकाली नहीं करते। बिल्कुल। तो ये एक अच्छी रिवायत है। दूसरी बात आई कराची का मसला ड्रेनेज का। देखिए वहाँ मसला है एनक्रोचमेंट का। हाँ जी। वो जो वाटरवेज हैं जहाँ निकासी, वहाँ पे कब्जे हैं। जी हाँ। और वो अब इतना संजीदा हो गया मामला कि उससे कोई हुकूमत हाथ डालने की जरूरत नहीं करती, क्योंकि सियासी हुकूमत अगर हाथ डालेगी तो वो अपना वोट बैंक लूज करेगी। अच्छा। और अब मुझे हैरत है कि बाकी जो आमरीतें हमारे मुल्क में आती हैं वो भी अवामी मफाद में जो मतलब है इक़दाम होते हैं, वहाँ वो भी लोगों के एहसास का ख्याल करने चल पड़ती हैं। जैसे जनरल मुशर्रफ ने, यानी जब वो आए हैं तो वो बिल्कुल एक स्याह सफ़ेद का मालिक थे, किसी की जरूरत नहीं थी शुरू के 3 साल उनके सामने सवाल पूछा। लेकिन कालाबाग डैम के मामले में जो है वो अवामी कंसेंसस डेवलप नहीं हो सकता करने में यानी जुट गए, जो ये हमारी अनफॉर्चुनेट है। कराची का भी मसला यही है, ये एनक्रोचमेंट जब तक नहीं होगी ये सब बाकी लफाजी। नाजी साहब, फिर बिलावल क्यों कहते हैं कि पाकिस्तान को कराची जैसा, सिंध जैसा बनाएंगे? तौबा अल्लाह ना करे। मतलब ये कि अच्छा, दूसरा मैं आपसे गुजारिश करूँ कि चूंकि आज 5 फरवरी है तो मैं इतनी गुजारिश जरूर उस हवाले से करूँगा कि ये पहले तो मैं आपको रवैयों का फ़र्क बता देता हूँ। 5 फरवरी का दिन जो मनाना शुरू हुआ, ये 88 या 89 की बात है। नवाज शरीफ की अपील पर ये दिन शुरू हुआ था। आज तक
मनाया जा रहा है। इसके मद्दे मुकाबले अगर आप देखिए तो बानी पीटीआई ने भी कि कश्मीर के लिए जुम्मे को निकलने का कुछ वादा किया था। आज किसी को खुद भी याद है कि जुम्मे को उन्होंने कुछ निकल के एहतजाज का वादा? अच्छा, ये आपको फर्क बता दिया कि जब व्हेन यू मीन बिजनेस और जब आप जज्बाती नारे लगाते हैं। और तीसरी बात यह है कि आप एक दिन मतलब है कि कश्मीर के नाम कीजिए, एक हफ्ता कीजिए, एक महीना कीजिए या पूरा साल कर दीजिए, ना दुनिया को उससे कोई फर्क पड़ता है, ना भारत को उससे कोई फर्क पड़ता है, ना कश्मीर को उससे कोई फर्क हाँ जी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्ट्रैटेजी आज तक हम लिए बैठे हैं कि हम यानी वो नाकाम हो चुकी है जी। यानी ना तो हम जंग करके ले सके हैं कश्मीर, ना हम एहतजाज करके उनकी कोई मुश्किलात में आसानी कर सके हैं, ना इस तरह की अखलाकी मदद। तो इसका मतलब है कि कोई दूसरा रास्ता हमें देखना होगा। वो दूसरा रास्ता क्या होगा? वो बैक चैनल डिप्लोमेसी, दोनों के जो दफातर खारजा हैं पाकिस्तान और भारत, वहाँ पे तजावीज़ मौजूद हैं, वहाँ पे वो रास्ते मौजूद हैं जिन पर हम निकल कर आ गए ये मसला हल कर सकते हैं। उसके लिए एक जुर्रत की ज़रूरत होगी, वो वहाँ भी दिखानी होगी, यहाँ भी दिखानी होगी। वैसे नाजिर साहब क्यों मसले हल नहीं होते? जर्मनी, फ्रांस जैसे ममालिक ने हल हो सकते हैं जी। हमारा हम होने के आ गए थे, नवाज शरीफ के दौर में भी आ गए थे, करीब हो गए थे। उसके बाद जनरल मुशर्रफ के दौर में भी करीब हो गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि जब नवाज शरीफ के दौर में हम करीब हुए तो कारगिल हो गया, और जब जनरल मुशर्रफ के दौर में हम इसके हल के करीब हो गए तो वहाँ अडवाणी साहब, LK अडवाणी, वो खड़े हो गए, उन्होंने दबाव में डाल दिया। तो ये अनफॉर्चुनेट है। नाजिर साहब, ये जो अपील की बात आउट ऑफ द बॉक्स ही होगा, ना तो उनकी ख्वाहिशात मुकम्मल होंगी, ना हमारी ख्वाहिशात जो मुकम्मल होंगी। आपकी जानिब से अपील की बात की गई, नवाज शरीफ साहब ने पहली दफा अपील की थी। फैक्ट्स तो ये बता रहे हैं कि 1990 में पहली बार मरहूम काजी हुसैन अहमद साहब, काजी हुसैन अहमद, बिल्कुल सही है। उसके बाद नवाज शरीफ, वो IGI बनी हुई थी, उसकी सरबराही ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ के पास थी, उन्होंने तजवीज़ पेश की थी, इन्होंने अप्रूव की थी। ठीक। अप्रूव करने के बाद फिर ये शुरू हुआ था और आज तक जारी है। अच्छा, दूसरी मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि ये जो डेरा इस्माइल खान में इंतहाई अफसोसनाक ये जो मामला हुआ है, इससे एक तो मौलाना फजलुर रहमान के वो शकूक और वो खदशात जिनका वो इज़हार कर रहे थे, वो ज़ाहिर है कि दुरुस्त हुए। लेकिन ये है कि ये वो लोग हैं जो अब हमें यानी इनकी यानी ये पुलिस पर जो हमला हुआ है, ये लोग अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, बिल्कुल ये अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए, और इन पर यह अटैक हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि इनकी हमें बहुत वैल्यू करने की ज़रूरत है। ये इनकी शहादतें हैं, ये इनकी ड्यूटियाँ हैं, एग्जैक्टली जो आप मतलब है कि हम एक नॉर्मल यानी फंक्शन होता हुआ मुल्क देख रहे हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हमारे जो कोयटा में एक खातून खुदकुश हमलावर की इतला है, इस तरह से जो बाकी इतलात हैं कि कुछ लोग हैं जो 8 फरवरी के हवाले से गड़बड़ करना चाहते हैं 7 तारीख को। ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान में इंटरनेट की सर्विसेज जो हैं 2 दिन पहले 2 दिन बाद की बातें की जा रही पहले शायद हसास मुकामात पे कम से कम जहाँ पे ज़्यादा खतरा है, हसास मुकामात, वहाँ पे मुमकिन है कि इसको बंद कर दिया जाए। नाजिर साहब, एक खदशा बिलावल भुट्टो को भी है और वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ पहले ही धांधली कर रहे हैं और जो भी करंट सेटअप है वो उनकी भरपूर मुआवनत कर रहा है। हक नहीं मिला तो फिर हक छीनेंगे इलेक्शन कमीशन जाके। क्यों खदशा है ये बिलावल को? ये तो बिलावल भुट्टो से पूछना होगा, क्योंकि बात यह है कि वो बुनियादी तौर पर जिस तरफ वो इशारा कर रहे हैं उसमें तो कोई अगर मामला यह है कि उनके अपने क्रेडेंशियल्स क्या हैं। बात तो ये है ना कि उनके अपने, मैं उनके बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा, वो तो बहुत यानी एक तवील जद्दोजहद की दास्तान है, लेकिन यह है कि उनके अपने क्रेडेंशियल्स क्या हैं, वो खुद यानी किस हद तक। मिसाल के तौर पे अब यहाँ एक आम नॉलेज है, ये मैं को ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दे रहा, कि जहाँ भी इंतखाबी पीपल्स पार्टी की दफातर खुले हुए हैं वहाँ 2,500 रुपये पर वोट। जी बिल्कुल, ये चीज़ सबको पता है। वो जाए, लोग जाएँ, आप अपने ID कार्ड की उन्हें कॉपी दीजिए। अच्छा, वो हल्फ वगैरह भी नहीं उठवा रहे, ये जो मामला हुआ है नोनली के साथ, और वो जो है नहीं, ये यहाँ भी ठोकर पे भी जो अच्छा यहाँ पे भी हो रहा है। जी यहाँ भी हो रहा है। तो वो 2,500 अगर वो यानी आप जाइए उनको वो दीजिए, तो वो इस तरह से अगर आप आके बदतमीज़ी करके, ख़ास तौर पे बिलावल की जो उठान रही है वो ये रही है कि वो जो बदतमीज़ी करके और ज़्यादा बुलंद आवाज़ में शरीफ फैमिली को बदतमीज़ी करके वो उन लोगों को एल्योर करना चाहते हैं जो PTI का सपोर्ट बेस है, क्योंकि वो इस लबो लहजे को पसंद करता है। तो वो उसमें ये हो सकता है नाजिर साहब? नहीं जी नहीं, इसके हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसके लिए अभी नहीं हो सकता। मतलब इसके लिए अगर वो एक स्ट्रेटजी बनाएं और आसफा भुट्टो उनके साथ हों और उसके बाद ये 2 या 3 साल अगर फोकस करके काम करें तो ये कर सकते हैं। मतलब एक बहुत बड़ा जो एंटी नवाज वोट बैंक है वो तो मौजूद है, वो तो कहीं नहीं। आपने जिक्र किया आसफा भुट्टो का, आसफा भुट्टो के बारे में और भी बहुत जितने भी तजियानिगार हैं और जितने बड़े लोग हैं वो ये कह रहे हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि ये आने वाले वक्त की बेनज़ीर है। आप समझते हैं कि वो हैं चीज़ें उनके अंदर?
नहीं, देखिए रेप्लिका तो उस तरह से कभी नहीं होता, लेकिन ये है कि आसफा भुट्टो की अपनी जद्दोजहद होगी। आसफा भुट्टो को अभी तो बहुत कुछ उन्हें सीखना है। मिसाल के तौर पे उनके अंदर वो करंट है, जो करंट होना चाहिए किसी ग्लैमरस लीडर की शख्सियत में, वो है, लेकिन उसको पॉलिश होने की बहुत ज़रूरत है। मसलन अगर आप गौर करें तो वो अपनी तकरीर के आखिर में वो एक रिदम के साथ नारे लगवाती हैं क्राउड से, जो बहुत अच्छा है, लेकिन उस रिदम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वो कह रहे हैं बिलावल को तो इतने सालों के बाद अब तकरीर करनी आ गई, अब उनकी तकरीर को लोग एंजॉय करते हैं। तो जो आसफा भुट्टो हैं बिलावल भुट्टो की तकरीर को हाँ लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन अभी मतलब ऐसा नहीं है कि वो नुक्ते कमाल पे पहुंच चुके हुए हैं। उनको भी अभी प्रैक्टिस की बड़ी ज़रूरत है। नाजी साहब, अब इंतखाबात की चूंकि हम बात कर रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो ऐसे में अब सवाल ये है कि जी 3 दिन पहले ही मुतादिद आरओज़ ने जो नताइज जमा कराने के लिए सिस्टम है EMS, उसको नाकाम करार दे दिया है और वो ये कह रहे हैं कि इसे कोई और कंट्रोल कर रहा है। देखिए बात यह है कि हमारा जो एक आप कहिए कि हाइड एंड सीक जो पॉलिटिकली ये खेल है, ये मौजूद है, इसमें कोई आप इनकार तो नहीं कर सकते। प्रॉब्लम इसमें ये होती है कि ये खास तौर पे हमारे जो पढ़े लिखे मिडिल क्लास, आमतौर पे पूरी दुनिया के अगर आप माशरे में जाएं तो मिडिल क्लास आमतौर पे फाशिस्ट होती है। अच्छा, ये फाशिस्ट होती है, मिडिल क्लास वाले फाशिस्ट होते हैं। और हमारे यहाँ जो अब पहले ये था कि वो जो एक मिडिल क्लास वाली जो फाशिज्म है, अब आपने उसका अगर भरपूर इजहार देखना है तो PTI के सपोर्ट बेस में आपको वो मिल जाएगा। ठीक है सर, लीडर नहीं और बनाता उस मिजाज। कंट्राडिक्शन के साथ जिंदा रहना और फिर ख्वाहिशात वो करनी जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मिसाल के तौर पे वो तमाम सोसाइटीज जहाँ अनारकी आ गई, वहाँ पे अगर आप उनको उठा के देखें तो आपको मालूम होगा कि वहाँ पे इनकलाब की हिमायत करने वाली मिडिल क्लास जो थी वो सबसे आगे थी, लेकिन जब वो इनकलाब आ गया उनको ये इल्म नहीं था कि मिडिल क्लास के नीचे असल जो समंदर है वो लोअर मिडिल क्लास या गरीबों का होता है। जो अक्सरियत है वो गरीबों की होती है। तो मिडिल क्लास क्या करती है, मिडिल क्लास ऑर्डर को तोड़ के जो अपने ऊपर टाइनी सी एक वो होती है उमरा की अक्सरियत, वो उनको तोड़ देती है। जहां पे ये मुकम्मल होता है अमल, वो उनको तोड़ती है विदाउट रियलाइजिंग कि उसके नीचे एक पूरा समंदर है गरीबों का, और वो फिर उठते हैं, वो एक लुकमा बना के पूरी मिडिल क्लास को हड़प कर जाते हैं। तो ये आप मेरी बात समझें, ये कम्युनिज्म हो जाएगा। कम्युनिज्म नहीं, जब ऑर्डर टूटेगा। कम्युनिज्म तो बहुत बात की बात है। कम्युनिज्म तो ये है ना कि आपने एक निजाम को तोड़ा और तोड़ने के बाद जो आपने रिप्लेस करना है उसका मैनिफेस्टो आपके पास मौजूद है। जैसे बल्शेविक में हुआ, आपके पास एक पार्टी मौजूद है। मतलब ये कि आपने ये स्टूडियो आके तो तोड़ दिया, लेकिन अब इसको करना क्या है, इसका उस पर पहले से एग्रीमेंट मौजूद है, तो आपने इसकी सेटिंग चेंज कर दी और अपनी मर्जी की सेटिंग चला ली। ये होता है वो जो बाल्शेविक कम्युनिज्म। यहाँ तो कोई कम्युनिज्म दूर दूर तक नहीं है, यहाँ तो कोई अल्टरनेटिव सिस्टम के ऊपर एग्रीमेंट नहीं है। तो फिर यहाँ पे क्या होता है? जो सीरिया में हुआ, जो इराक में हुआ, मतलब है जब ऑर्डर टूट जाए तो उसके बाद तो फिर अफरा तफरी होती है ना। उसके बाद तो फिर अब मिसाल के तौर पे आप फर्ज कर लीजिए 9 मई को, मतलब ये कामयाबी अगर ये जो ख्वाहिश जिसकी कर रहे थे विदाउट रियलाइजिंग कि अगर वो तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं फिर क्या होता, तो इनके अपने जो माली हैं, इनके अपने ड्राइवर हैं, इनके अपने गार्ड्स हैं, उन्होंने इनको 47 चीज ही कुछ नहीं है 47 में जो फसादियां 47 के फसाद अगर आप देखें तो उसमें जो बुनियादी बात थी, जो 12-13 अगस्त को 14 अगस्त तक हुए, यानी 10-9 अगस्त तक कोई फसाद नहीं था, आखिरी घंटों में हुए। उसकी जो बड़ी वजह थी वो क्या थी कि इंतजामी ढांचे की अदम मौजूदगी, वो था ही नहीं। यानी बिल्कुल पुलिस नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी। 9 मई का आपने जिक्र किया, बानिया PTI की बात कर लेते हैं। 3 केसेस में सजा हो चुकी है, 9 मई केस में भी सजा आनी है। कहा यह जा रहा है कि 3 केसेस में मजीद उनको सजा सुनाई जाएगी। क्या लगता है पिछली सजाओं मैं आपसे गुजारिश करूँ, ये सारे का सारा बड़ा एक यूं कहिए कि इस हवाले से हम देख नहीं रहे इसको कि अल्लाह ताला के सच्चे दीन को जो लोग सियासी मकासद के लिए बेचते हैं जी, तजारती मकासद के लिए बेचते हैं, शायद ये कुदरत का कानून है कि उनकी असलियत जो है, उनकी हकीकत सामने आती है। अब बुशरा बीबी के केस पे बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अब आप ये देखिए कि वो बुशरा बीबी का जो एक मजहबी हवाला और रूहानियत का रहा, जो वो पसंद करती हैं कि उनको रूहानी पीर समझा जाए, उनकी अपनी बहन का इंटरव्यू आ गया है कि उनकी तो जिंदगी बड़ी टॉर्चर्स थी और उनके पहला शौहर उनको बहुत टॉर्चर किया करता था और वो इतनी टॉर्चर होती थी कि वो उनके हाथ पैर मुड़ जाते थे, ब्ला ब्ला ब्ला। अब ये सवाल पैदा होता है कि जो दूसरों की किस्मतों का दावा बदलने का दावा रखती हैं खातून, उनके पास कोई तावीज़ ऐसा नहीं था जो उनकी अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को ठीक कर देता। अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी तो वो ठीक नहीं कर सकी, लेकिन उनकी शोहरत बहरहाल ये है कि वो जन्नात भी काबू करती हैं, दूसरों के मसाइल हल कर लेती हैं। तो ये होती है दीन फरोशी। मैं आपसे गुजार
यही बानी पीटीआई का मसला रहा कि अब वो उमर चीमा जिसने खबर दी कि ये निकाह जो है ये 1 जनवरी 2018 को हुआ था, ये रियासत मदीना के दावेदार थे, हाथ में तस्बीह पकड़ते थे, उस उमर चीमा को इन्होंने ट्रोलिंग करवाई, उस खबर की तरदीद दोनों ने की, पूरी उसको यानी बदतमीजी का एक तूफान उठा दिया, यानी जंग ग्रुप के खिलाफ एक शकील रहमान को सारा बदतमीजी का तूफान आना। अब अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया, लिख के दे दिया कि हाँ जी वो तो 1 जनवरी 2018 को हुआ था। तो अब ये बताइए कि ये 3 किरदार आपके सामने हैं, यानी 3 को रखें ना, बल्कि 4 कर लें। एक ये बुशरा बीबी को अपने सामने रखें, उनका एक रूहानी इमेज अपने सामने रखें, बानी पीटीआई का इमेज अपने सामने रखें, हाथ में तस्वीर रियासत मदीना। इन दोनों की गवाही कौन दे रहा है? मौलाना तारिक जमील। इन जैसा दीनदार तो कोई है ही नहीं। इन तीनों को एक तरफ रखें। चौथा आदमी उमर चीमा, जिसने कभी अपने मजहबी मामलात को अवामी दिलचस्पी का मौजू नहीं बनाया, उसने कभी हाथों में तस्वीर नहीं पकड़ी, उसने कोई व्लॉग कभी ऐसा नहीं किया कि पीछे मुकद्दस आयात लिखी हैं। सच्चा वो निकला, और ये तीनों अब लिखकर झूठ इनका सामने आ गया। ये है वो भयानक, यानी सियासत में पूरी दुनिया में झूठ बोला जाता है, इल्जाम तराशी भी होती है। इट्स अ डर्टी गेम। ये कोई नहीं कहता कि सियासत एक बड़ी पाकीज़ा अच्छे लोगों का काम है, नहीं, इट्स अ डर्टी गेम सर। तो इस डर्टी गेम में जब आप इस्लाम को लेकर आएंगे तो जो एक सच्चा मजहब है, सच्चा दीन है, उसकी यानी बिल्कुल नाज़िर साहब आप सही कह रहे हैं कि हो। मजहब के नाम पे सियासत तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और ओवरऑल जो सिचुएशन है इस वक्त इंतखाबात को लेकर बिलखसूस उस पर अपना तज्जिया दिया। तो यहाँ पर ब्रेक शामिल करते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो जनाब अब वक्त हो चुका है हमारे उस सेगमेंट का, सुनो पाकिस्तान जरा बूझो तो जाने। तो हम आपको पिक्चर दिखाते हैं, आप उसके बाद हमें कमेंट्स करते हैं, उसके बाद आपका नाम जो है लकी ड्रॉ में आता है, फिर आप एक विनर अनाउंस होता है। हाँ, एक लकी होता है जिसको विनर अनाउंस किया जाता है, वो लकी पर्सन को इनाम दिया जाता है, रॉयल की मशीन इनाम है। तो कल नहीं बल्कि फ्राइडे को लास्ट एपिसोड हमने आपको दिखाया था एक तस्वीर दिखाई थी हमने एक मासूम बच्चे की, और वो बच्चा है अली जफर। वैसे ये बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया था, मैंने खुद चेक किया कि ये मैंने आपको आइडिया दे दिया था अजीम, याद है कि रॉक स्टार हैं ये। रॉक स्टार हैं जी शहरबानो, आपकी सारी खबरें सच साबित होती हैं बिल्कुल। और मैं भी अपने इस सेगमेंट में हमेशा से ये कहते हैं इस हवाले से अपने नाज़रीन को बताता हूँ कि जी शहरबानों के पास सारी अंदर की खबरें आ जाती हैं और मुझे नहीं बताया जाता पहले से कि ये जिसकी तस्वीर है वो शख्सियत है कौन। तो ये अली जफर थे, और आप लोग जिन्होंने कमेंट्स किए, जैसे जैसे अगर आपने हमारा प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किया है कि आपने कमेंट करना है, 3 फ्रेंड्स से आपने पेज को फॉलो करवाना है और उसके बाद कमेंट करना है, और अगर जवाब सही होगा तो आपका नाम लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएगा। फिर शहरबानो आज की तस्वीर भी दिखाएं फिर अपने देखने वालों को। चलें जी आज की तस्वीर दिखाएं कि ये क्या है, और इसको अगर आप सही पहचानेंगे, सही गेस करेंगे इस शख्सियत को, इस बच्ची को, व्हाट्सएप नंबर टीवी स्क्रीन पर है, आप व्हाट्सएप करें, फेसबुक पेज पे कमेंट करें फोटो के नीचे और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। हाँ जी शहरबानो, इस हवाले से खबर है ये बड़े होकर एक्ट्रेस बनेंगी। ये एक्ट्रेस मैं कहता हूँ ये बड़ी लेकिन अब ये बहुत तब्दील हो चुकी है। मैं कह रहा हूँ ये बड़ी होकर पॉलिटिशियन बनेंगी। नहीं, एक्ट्रेस। मुझे पॉलिटिशियन लग रही है भाई, और एक्ट्रेस बनेंगी। देख लेंगे कल देख लेंगे। इनको हो सकता है इनको कोई अवार्ड शवार्ड में मिला हो। अच्छा आप नाम भी बता दें। मैं अपने दोस्तों की हेल्प करना चाहती हूँ, जो मेरे देखने वाले जो नाजरीन हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है शहरबानो ना किसी की स्पेशल ड्यूटी लगा के आती हैं कि मैं हल्के हिंट दूंगी। नहीं, क्या मतलब आप कमेंट्स कर देने आप मेरी तारीफ नहीं करना चाहते ना आपकी, मैं देख के नक्श देख के समझ जाती हूँ कि ये बच्ची शक्ल किससे मिल रही है। तो अब इलेक्शन की गहमा गहमी है, चंद दिन दूरी पर इलेक्शन है, सियासी जमातों की जानिब से दावे भी किए जा रहे हैं, वादे भी किए जा रहे हैं। तो अब ये बताएं अजीम, अगर आपको एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो मैं आप क्या करेंगे? मैं ये करूंगा जो रुबीना यूसुफ ने किया कि मैं जाऊंगा और लोगों से पूछूंगा कि जी आपको अगर वज़ीर आज़म बनाए तो आप क्या करेंगे। आइए देखते हैं। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम भी जोरों शोर से जारी है, मसाइल का अंबार है। उम्मीद है इलेक्शन के बाद जो भी वज़ीर आज़म बने, अवाम को दरपेश मसाइल का हल उनकी अव्वलीन तरजीह हो। इसी हवाले से आज हम नौजवानों से बात करते हैं कि अगर उन्हें एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो सबसे पहला काम वो क्या करेंगे और उनके मंशूर के अहम निकात क्या होंगे। सो लेट्स टॉक टू द पीपल। अच्छा, अगर आपको एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बना दिया जाए, सबसे पहला काम क्या करेंगे?
मैं सबसे पहला काम ये करूँगी कि सेकंड मैरिजेस पे बैन लगा दूँगी। वाह, ये तो बहुत मजे का काम होने सेकंड वाला है। थर्ड मैरिजेस पे, ताकि ये शोएब मलिक वाले काम कम हो। हमारी भाभियाँ सिक्योर रहे। सबसे पहले तो मैं अपनी विशेस पूरी करूँगा, मुल्क में 4 शादी आम करूँगा। अगर मुझे एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बनाया जाएगा तो मैं तो सबसे पहले शादियाँ ख़त्म कर दूँगी, 4, एक शादी की इजाज़त दे दूँगी। हमारा जो मज़दूर तबका है उसमें क्या नाम है, सैलरीज बहुत कम है, तो मैं सैलरीज को इम्प्रूव करूँगा, वेजेस प्रोवाइड करूँगा ताकि ज़रा मज़दूर तबका भी जो है वो तरक्की कर सके। तो सबसे पहले जो इशू है सोसाइटी का, वो करप्शन है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगी जो हर इंस्टीट्यूट के अंदर नज़र आता है। मैं एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करूँगा, छोटे लेवल से बड़े लेवल तक, जो प्योरिटी और मेरिट इसको प्रमोट करूँगा। अगर बन जाता हूँ तो इस्लामी कवानीन लाऊंगा। लड़कियों के ब्यूटी पार्लर बंद करवा दूंगा। पहले तो मैं सारी दुनिया को अमीर कर दूंगा और सारी गुर्बत को ख़त्म कर दूंगा। एजुकेशन फ्री फॉर एवरी इंडिविजुअल, दैट्स द राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल, एवरी सिटीजन। दैट विल बी द फर्स्ट रिफॉर्म दैट आई विल मेक। तालीम के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से जो एग्ज़ाम्स है ना, दैट्स अ गुड शिट, इसको ख़त्म करना चाहिए। ये एग्ज़ाम क्रैमिंग वगैरह हर चीज़ इसको ख़त्म कर दिया जाए और बच्चों को जो उनका इंटरेस्ट है उसके लिहाज से उनकी स्किल में अपर लेवल तक पढ़ाया जाए तो हमारा मुल्क लीप्स एंड बाउंड्स के साथ तरक्की करेगा। मैं ऐसा बिल मंजूर कराऊंगी कि पूरी ज़िंदगी के लिए मुझे ही फिर वज़ीर आज़म मैंने दिया जाए। अगर मुझे एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बनाया गया तो जिस इलाके से मैं बिलोंग करता हूँ पहले उस अपने इलाके का सोचूंगा और उसके लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाऊंगा और फिर वही पूरे मुल्क में करने की कोशिश करूंगा। मैं सबसे पहले तो कोशिश करूँगा ये करप्शन ख़त्म की जाए इस मुल्क में से। दूसरा, एजुकेशन को आम किया जाए। ये स्कूल कॉलेजेस जो हमारा बजट सबसे कम हेल्थ पे या एजुकेशन पे, कोशिश करेंगे कि इसको सबसे ज़्यादा लेके जाया जाए ताकि तालीम जो है वो सबकी दस्तरस में। सबसे पहले तो मैं ये पॉसिबल करूँगा क्योंकि अगले 5 साल भी मेरे लिए पक्के हों। मैं सबसे पहले तो एग्ज़ाम्स ख़त्म करवा दूँगी क्योंकि मैं वज़ीर आज़म होंगी और उस टाइम तक हर जिसका भी जो दिल करता है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ने का दिल करता है वो पढ़े आराम से, कोई मसले वाली बात नहीं। एक दिन तो सोचने में ही लग जाना है कि मतलब शॉक्ड हो जाना है कि ये मेरे साथ क्या हो गया है। तो एक दिन तो मतलब कि जब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आना तब तक तो उन्होंने आना है कि सर वेस्ट कोट उतार दे, टाइम आपका ख़त्म हो गया है, अब आप वज़ीर आज़म नहीं रहे। एक दिन में तो कुछ भी नहीं होगा। एक दिन तो समझ लें हमारे जैसे बंदे के लिए तो हम तो 24 घंटे के लिए तो शौक रहेंगे, खुशी से पागल इधर उधर घूमते रहेंगे कि हम वज़ीर आज़म बन गए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते। फिर भी आप सोचिए कि आप वज़ीर आज़म बन गए और आपने एक काम करना है, अपने रिश्तेदार सारे अंदर करा देने एक दिन रास्ते। सवाल पर जाने आपने मजे मजे के जवाबात, लेकिन हुक्मरान कोई भी हो, आवाम के मसाइल हल होने चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बहुत ज़बरदस्त बात की रुबीना आपने कि वज़ीर आज़म कोई भी बने, आवाम के जो मसाइल हैं वो हल होने चाहिए। तो इसी बात पर एक ब्रेक तो बनती। मुल्क भर में बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम में कुछ बेहतरी तो आई है, मगर इसके बावजूद पंजाब में बिलखसूस नमूनिया से जो संगीन सूरत हाल है वो बरकरार है। गुज़िश्ता 24 घंटों में नमूनिया से मजीद 16 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 679 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और दादोशुमार के मुताबिक पंजाब में रवा साल नमूनिया से 316 अमवात, 20,000 से ज़्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। बच्चों को नमूनिया के खतरे से कैसे बचाया जाए, कौन कौन सी ऐसी ग़ज़ाएँ हैं जो आजकल के मौसम में बच्चों को देनी चाहिए, इसी पर बात करेंगे। माहिर ग़ज़ाइयत हमाला खान हमारे साथ सुनो पाकिस्तान में मौजूद। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हमाला, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा हमाला, हम देख रहे हैं कि नमूनिया जो है वो अभी तक असरअंदाज है और अब बताया गया है कि पिछले 24 घंटों में 16 बच्चे अपनी जान दे चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा ये बच्चों पे इफ़ेक्ट क्यों करता है? ओके, तो बिल्कुल जैसे हम बात करें, जैसे आज इस दफ़ा पाकिस्तान में जो वेदर कंडीशन भी है वो भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे रही है। तो जैसे मौसम जो है वो सर्दी की शिद्दत इख्तियार की है, ये केसेस जो हैं वो ज़्यादा रिपोर्ट होते गए। एग्जैक्टली। अब जैसे आपने बात की कि बच्चों में क्यों ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं, क्योंकि सूनर इन लाइफ जब बच्चे डेवलप हो रहे होते हैं उनकी इम्यूनिटी अभी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही होती। हम हमेशा इन केसेस में, जैसे कोविड भी आया, हम इम्यूनिटी की बहुत ज़्यादा बात कर रहे होते हैं कि इम्यूनिटी जो है उसका डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों में ये मसाइल इसलिए बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि इम्यूनिटी अभी उनकी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, और इम्यूनिटी ना स्ट्रॉन्ग होने की वजह भी उनकी ग़ज़ा है। ग़ज़ा में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं शामिल की जा रही, जिसकी वजह से बच्चों की इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा वीक रह रही है। अब जैसे हम बात करें
माएँ जो हैं वो बच्चों को ऐसी ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा रही होती हैं जो सिर्फ उनके टेस्ट बर्ड्स डेवलप कर रही होती हैं, उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग नहीं कर रही। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो देनी चाहिए इम्यूनिटी के लिए? अब इस ग़िज़ा की तरफ आए, क्योंकि जैसे हम इम्यूनिटी की बात कर रहे होते हैं तो जैसे पाकिस्तान में वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन के मसाइल तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हैं। तो बीइंग अ वुमेन या हम लोग जब एडल्ट में आ जाते हैं बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, क्योंकि हम लोगों का डिफेंस सिस्टम हमेशा उस चीज़ से लड़ रहा होता है। पाकिस्तान में चीज़ बड़ी कॉमन है और कहा भी जाता है जी कि पाकिस्तान के लोगों की तो इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, गोरों की कोरोना में बड़े सुकून से रहे हैं पाकिस्तान। हाँ, गोरों की स्ट्रॉन्ग नहीं है तो पाकिस्तानियों की बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड ऑल, लेकिन वो इसलिए हो जाती है क्योंकि हम बचपन से ही ये सारी पोल्यूशंस देखते आ रहे होते हैं, इम्यून हो जाते हैं हम लोग। अब बच्चों में ये चीज़ें नहीं हो रही होती। अब ग़िज़ाओं की तरफ आएँ तो माँ को मैंने देखा है वो बच्चों को सब्जियाँ इंट्रोड्यूस नहीं करवाती। सब्जियां अगर इंट्रोड्यूस करवाती हैं तो सिर्फ आलू इंट्रोड्यूस करवा रही होती हैं, जो कि एक बहुत गलत प्रैक्टिस है। वीनिंग का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जब बच्चा दूध छोड़ता है, सॉलिड फूड्स की तरफ आ रहा होता है। जब ये प्रोसेस स्टार्ट करवाएं तो उसमें आप सब्जियों का ध्यान ज़रूर रखें, सिर्फ आलू इंट्रोड्यूस मत करवाएं। आप उसमें हरे पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल ज़रूर कराएं। सर्दियों में तो वैसे भी हरे पत्तों वाली सब्जियां बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती हैं हमारे पास। उसके अंदर हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स और बहुत सारे ऐसे मल्टीविटामिन और मिनरल्स मौजूद होते हैं जो बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब इसमें आप सवाल क्रिएट कर सकते हैं कि बच्चे तो सब्जियां खाते नहीं हैं, बॉयल करके मैश करके। बिल्कुल, बच्चों को आपने जैसे पालक की बात की जाती है, अब हम बचपन में कार्टून्स देखते थे, पोपाई बहुत शौक से पालक खाता था और वो बच्चों को ये दिखाने के लिए खिलाया जाता था कि बच्चे भी इसको खाएं। अब पालक को आप खीर बना के अब जो बच्चे कार्टून देखते हैं उसमें फास्ट फूड दिखाया जाता है। exactly. बच्चे फास्ट फूड खाते हैं। हमारे कार्टून अच्छे रह गए थे। अब वो वाले जो पालक है आप उसको दूध में ब्लेंड करके आप उसकी खीर बना के, एक ब्लेंड किस्म के जो है, क्योंकि बच्चा जब वीनिंग प्रोसेस में होता है उसने दूध पिया होता है, वो ब्लेंड किस्म का दूध होता है, उसको कोई टेस्ट बड्स उसके डेवलप नहीं होते। हम उसको फ़ौरन से मीठी, नमकीन या स्पाइसी चीज़ इंट्रोड्यूस करवा देते हैं ताकि उसके टेस्ट बड्स डेवलप हो जाए कि जी ये तो खाएगा ही नहीं। ऐसा बिल्कुल ना करें। आप उसको पालक की खीर बना के इंट्रोड्यूस करवाएं। एक तो ब्लैंड फॉर्म में होगी, बच्चे को आयरन भी मिल रहा होगा, इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग हो रही होगी। आप ये कह रही हैं कि छोटे बच्चों में इम्यून सिस्टम बेहतर करने के लिए जी ज्यादा मिर्च मसाले और ज्यादा इस टाइप की चीजें, मिर्च मसाले, नमकीन और मीठी चीज आप इंट्रोड्यूस ही ना करवाएं, क्योंकि जब जो चीजें हम उनको उस एज में इंट्रोड्यूस करवाएंगे ना अजीम, वही वो जाके लेटर इन लाइफ कंज्यूम करते हैं। तो कोशिश करें कि उस एज में उनको वो वाली चीजें कंज्यूम करवाई जाए, बिल्कुल ब्लैंड डाइट्स कंज्यूम करवाई जाए, ताकि लेटर इन लाइफ उन्हें पता हो कि सब्जियां खानी। आजकल के बच्चे सब्जियां नहीं खाते, दालें नहीं खाते। अच्छा, अगर बच्चा सब कुछ खा रहा है और वो एक्टिव है लेकिन उसका रंग जो है वो इतना मतलब लाल नहीं है, नॉर्मल कहते हैं पेल है, तो क्या वो मसला है बच्चे के अंदर? हो सकता है। अच्छा, ये चिल्ड्रन टू चिल्ड्रन डिपेंड करता है। अगर पेलनेस की शिकायत है तो हो सकता है वो आयरन डेफिशिएंट हो, यानी कि उसमें आयरन की कमी है, एनीमिक हो सकता है बच्चा। तो डिपेंड करता है कि वो फिर प्रॉपर उसकी फिजिकल अपीयरेंस चेक करनी पड़ती है। वाइट स्पॉट तो नहीं है नेल्स में, स्पून शेप नेल्स तो नहीं है, आंखें तो पीली नहीं हो रही हैं और इस तरह की डिफरेंट शिकायत तो नहीं है। तो फिर हम उस लिहाज से उस बच्चे को हैंडल कर रहे होते हैं कि नमूनिया का शिकार है, आयरन डेफिशिएंट है या किसी और बीमारी का शिकार है। हम लोग नमूनिया की चूंकि बात कर रहे हैं तो आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि बच्चों में अर्ली सिम्टम्स कौन से हैं नमूनिया के? ओके, बच्चों में अर्ली सिम्टम्स से पहले आप ये देखेंगे कोल्ड फीवर और चिल्स उनको बहुत ज़्यादा, यानी कि सर्दी की शिकायत बहुत ज़्यादा बच्चे कर रहे होंगे। जैसे जैसे उसकी स्टेजेस बढ़ती जा रही हैं उन्हें चिल्स फील हो रहे होंगे, लाइक कपकपाहट का एहसास जिसे हम कह रहे होते हैं वो फील हो रहा होगा। लेथार्जिक बहुत ज़्यादा फील कर रहे होंगे, थके थके रह रहे होंगे, कुछ खाने को उनको पसंद नहीं आ रहा होगा, टेस्ट जो है वो उनका बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका होगा। एंड ओवरऑल देखा जाए, पिक्चर डेवलप की जाए तो एक बच्चा जब थका थका होता है तो माएँ तो वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, बीमार हो गया। तो कफ की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है, स्पूटम की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये डिफरेंट जो बच्चे हैं वो अपने सिम्टम्स जो हैं वो डिफरेंट तरह से दिखा रहे होते हैं, लेकिन मेजरली जो है वो यही सिम्टम्स आ रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील कर रहे हैं, पेलनेस की शिकायत है, थके थके हुए हैं, कुछ खा पी नहीं रहे, कोल्ड का एहसास है, सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है, एक्टिव नहीं है एंड ऑल, ये सिम्टम्स देखे जाते हैं। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, 5 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम बच्चों को खिला सकते हैं और उससे बच्चों की इम्यूनिटी बेहतर हो सकती है? ओके, अच्छा, अब ये बच्चों टू बच्चों भी वेरी करता है। एज ग्रुप्स के लिहाज से मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें, जैसे हम लोगों ने वीनिंग की बात कर ली कि जी सब्जियाँ खिलाएं, फल खिलाएं एंड ऑल। अब जो बच्चे सॉलिड फूड्स खा रहे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं जो कि बाहर एक्सपोजर भी है, उनका सर्दी लग रही है और वैसे तो खैर आजकल उन्हें छुट्टियां, उनके मज़े हैं,
लेकिन अगर वो इन चीज़ों का शिकार है तो माओं को चाहिए कि उनको विटामिन सी रिच फ्रूट्स खिलाएं। अब विटामिन सी रिच फ्रूट्स में हमारे पास सिट्रस फ्रूट्स आ जाते हैं, जैसे कि सर्दियों में हमारे पास मौसमी ऑरेंज ऑलरेडी अवेलेबल है। कुदरत ने हमें इतने अच्छे अच्छे फ्रूट्स हर सीजन में दिए हैं कि हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो वाले फ्रूट्स खिलाएं। बच्चा नहीं खा रहा, आप उसको जूस की फॉर्म में दे दें, लेकिन कोशिश करें कि वो रॉ फॉर्म में ही खाए, किसी ना किसी फॉर्म में खिलाएं। सब्जियों में आप कोशिश करें कि वो गाजर का इस्तेमाल ज़रूर करें, विटामिन ए है उसके अंदर। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। शकरकंदी का इस्तेमाल ज़रूर करें। अच्छा, शकरकंदी भी? बिल्कुल, शकरकंदी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत ज़्यादा मल्टीविटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे पास मौजूद होते हैं, उसका इस्तेमाल करें। अब जैसे स्टेपल फूड्स की तरफ आएँ जो हमारे रोटी चावल हैं, कोशिश करें कि सफ़ेद आटे वाली चीज़ों से, मैदे की चीज़ों से परहेज़ रखें। आप उन्हें सीरियल्स इस तरह के खिलाएं जो गंदम से बने हुए हैं, ताकि गंदम जो है वो एक तो हमें प्रॉपर इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करी होती है और हमारी भूख की शिद्दत को भी कम करती है। पोरिज दे दें, जौ का पोरिज दे सकते हैं, लेकिन बच्चे वो ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे होते तो गंदम या इस तरह का इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि इस एज के जो बच्चे होते हैं ना, वो एक तो उन्होंने अपनी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करना होता है, दूसरा उन्होंने अपने इन्फेक्शन से भी लड़ना होता है, तीसरा उनके वो लाइफ की कॉम्प्लेक्स स्टेजेस की तरफ जा रहे होते हैं, तो उनके लिए जो है कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ साथ प्रोटीन्स का इस्तेमाल ज़रूर रखें। अंडे माएँ बच्चों को खिलाती हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, गुड प्रैक्टिस है, लेकिन इसके साथ साथ दालों का इस्तेमाल ज़रूर करवाया जाए। बच्चे दालें शौक से नहीं खाते, आप उनको सूप्स बना के उसका इस्तेमाल करें। जो होती है माश की दाल होती है, मूंग की दाल होती है, उसका इस्तेमाल ज़रूर करवाएं, उसके सूप्स बनाएं। ग्रिल्ड चिकन की फॉर्म में आप चिकन का इस्तेमाल। आपने ये तो बताया कि ये ग़िज़ाएं खिलानी चाहिए बच्चों को उनकी इम्यूनिटी बेहतर करने के लिए। जब हम नमूनिया की पंजाब में अभी स्पेसिफिकली सिचुएशन देख रहे हैं, तो ये हमेशा से ही इतना स्वेयर रहता है या इस बार आपको भी लग रहा है कि कुछ ज़्यादा स्वेयर है? मुझे वैसे इस बार ज़्यादा स्वेयर इसलिए लग रहा है क्योंकि वेदर कंडीशंस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है। पाकिस्तान में ना तो इतनी लंबी सर्दी कभी रही है और ना ही इस एक्सट्रीम सर्दी है ना, बारिश नहीं हुई, बर्फबारी नहीं हुई उसी तरह से। तो वो जो चीज़ें हैं ना वो इसलिए ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। कहीं ना कहीं लेटर पहले भी इफेक्ट करता होगा, लेकिन इस दफ़ा इसलिए ज़्यादा करे क्योंकि हम लोगों को भी सर्दी उस तरह से फील हुई है जिस तरह से बच्चों को फील हो रही होती है। तो कहीं ना कहीं तो वेदर में कुछ ऐसी चेंजेस आई हैं जिसकी वजह से ये सारी मामला जो हैं वो इस तरह से हो रहे हैं। ठीक है, और ये निमोनिया से बचाने के लिए जो वैक्सीन हैं वो भी लगवा लेनी चाहिए, ये सब बड़ों को भी। और इसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है, जो वैक्सीन्स किस तरह की हैं और वो उसमें क्या राय अपनी शामिल करते हैं वो बेहतर हो सकता है। अच्छा, तो दूध बच्चे जो हैं, अगर हम 2 से 3 साल या 5 साल के बच्चे के अंदर देखें तो कितनी मिकदार में उसको दूध ज़रूर देना चाहिए? बिल्कुल, दूध जो है वो तो बच्चों के लिए आपको पता है थ्रू आउट द लाइफ ही दूध बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैल्शियम है, पोटेशियम है, विटामिन डी है, हड्डियों के लिए, दांतों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दूध तो आपको थ्रू आउट द लाइफ देना चाहिए। जब बच्चे पहले जब स्टार्ट कर रहे होते हैं सॉलिड फूड्स की तरफ आते हैं तो दूध उनका कम कर दिया जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली वो साथ सॉलिड फूड्स भी ले रहे होते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, क्योंकि अगर हमेशा से वो दूध पे ही रहेंगे तो वो उनके लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। अब इसमें दूध आप पूछ रही हैं कि कितना लेना चाहिए। आप कोशिश करें कि एक इंडिविजुअल जो बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया, लाइक वो बच्चा जो 10 से 12 साल की उम्र में इससे बड़ा है, तो वो 1 कप मिल्क अपनी डेली लाइफ में ज़रूर शामिल करे। लेकिन अगर इसे छोटे बच्चे हैं तो वो 2 to 3 कप्स या वो जिस तरह से भी पाउडर मिल्क की फॉर्म में ले रहे हैं या रॉ फॉर्म में काऊ मिल्क ले रहे हैं, जो भी मिल्क ले रहे हैं उसको 2 to 3 कप्स तक ज़रूर डिवाइड करें। अगर बच्चों को दूध पसंद नहीं आ रहा तो दही ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाएं, क्योंकि इसके अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं जो उनके बैक्टीरिया से लड़ने में बहुत। हमारा जाते जाते अब ये भी बता दें कि नमूनिया जो है वो ज़्यादा हिट करता है जिनकी इम्यूनिटी कम है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बच्चे नहीं, सिर्फ जो बुजुर्ग भी हैं जो ऑलरेडी और तरह के अमराज हैं जिनको, वो अपनी इम्यूनिटी किस तरह से बेहतर रखें, कौन सी डाइट बिल्कुल होनी चाहिए? अच्छा, उनके लिए मैं क्विकली 2 से 3 जो है आपको सुपर फूड्स बता देती हूँ। शहद का इस्तेमाल ज़रूर किया जाए। शहद के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। सुबह सुबह उठे, निहार मुँह पानी के अंदर 1 टीस्पून शहद डालें और उसको कंज्यूम करें। वो आपकी जो कफ की है उस सिविरिटी उसको भी कम करेगा और आपके एयर सैक्स की इन्फ्लेमेशन को भी कम करेगा। ये डायबिटीज़ वाले और ओवरवेट वाले पेशेंट इस्तेमाल ना करें। इसके साथ साथ लौंग का इस्तेमाल किया जाए। लौंग का कहवा बनाकर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अदरक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरक को लें, सुबह नहार में उसका एक्सट्रैक्ट निकालें और उसका इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो आपके स्पूटम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके गले की सोजिश को कम कर रहा है। अदरक वाली चाय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप अदरक के पानी को वैसे भी इस्तेमाल करें, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के उसमें कोई नींबू या कोई ओवरऑल चीज़ ऐड नहीं करे तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमाला हमारे साथ मौजूद थी। और यार किस तरह से आपने अपने बच्चों को नमूनिया से बचाना है, उनका इम्यून रखना है। इम्यूनिटी अच्छी होगी तो इस तरह की तमाम बीमारियों से आपके बच्चे महफूज रहेंगे। तो अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आपने कहीं जाना नहीं, देख रही है सुनो पाकिस्तान। और अब हमारा सेगमेंट सुनो हमारी जान हिंदुस्तान। आज हम इस सेगमेंट में आपको किला दरावड़ की सैर कराते हैं। किला दरावड़ की अगर बात की जाए तो जनूबी पंजाब के ज़िला बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शहर से तकरीबन
100 किलोमीटर शुमाल की तरफ वाक़या है और सहराए चौलिस्तान के दिल में वाक़या ये किला अपने आप में एक तारीख समोए हुए है। किले की दीवारें और आलीशान तामीरात माजी की अजीम तहजीब की गवाही देती हैं। मौरखीन के किले को रावल या फिर देवराज भाटी के नाम से भी तामीर किया गया। 1733 में ये किला जो है बनाया गया। नवाब मोहम्मद खान, बहावलपुर, बिल्कुल, नवाब मोहम्मद खान अव्वल ने इस किले पर हमला किया और राजा रावल सिंह को शिकस्त देकर इस किले पर अपनी हाकमियत कायम की। यूं ये किला रियासत बहावलपुर का हिस्सा बन गया। किला दरावड़ की 30 मीटर बुलंदोबाला बल खाती मुरब्बा शक्ल की दीवारें हैं। किले के जाहो जलाल की एक अजीम दास्तान की दीवारें बयान करती हैं। मुगल तर्ज तामीर के शाहकार किले में आपको फारस, तैमूरी और हिंदू तर्ज तामीर की मुश्तरका खूबियाँ नजर आएंगी। किले में 40 पुलों समेत एक कुआं है, एक मरकजी दरवाज़ा है और एक बड़ा तालाब है जो सयाहों की खुसूसी दिलचस्पी का मरकज़ है। किले के तमाम एतराफ़ बुर्जनुमा फसीलों को मोटी और पक्की ईंटों से तामीर किया गया है, जिससे ना सिर्फ किला बंदी मुमकिन हुई बल्कि देखने वालों के लिए ये दीवारें दिल फरेब मंजर भी पेश करती हैं। और इसकी कुल 42 फसीलें थी जिन पर ज्योमेट्री की अशकाल में किंदा आराइशी काम इसके दौर के माहिराने तामीरात के ज़ौक़ की एक आला मिसाल है। और ये विजुअल्स हम अपनी टीवी स्क्रीन्स पर भी अपने नाजरीन के लिए शेयर कर रहे हैं। तो आप अपना नेक्स्ट टूर जब भी प्लान करें किला दरावड़ ज़रूर जाएं। और इसको चौलिस्तान के नाम से भी जाना जाता है और इसको बाबे चौलिस्तान भी कहा जाता है। और इसकी जो अगर हम बात करें बैरूनी दीवारों की तो वो पक्की ईंटों से बनाई गई हैं। और मतलब ये इतना खूबसूरत है कि आपको ये उस दौर में ले जाता है जब इतने बड़ी इमारतें नहीं थीं और इस तरह की तामीरात नहीं थी। कई पॉपुलर म्यूजिक वीडियोस भी यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर शूट हुई हैं और बड़ी ही कमाल किस्म की ये जगह है। बड़ा खूबसूरत लैंडस्केप, ये आप देख सकते हैं। विजुअल्स भी आप गई हैं कभी यहाँ पे? आप मेरे से हमेशा पूछते हैं, मुझे बताएं आप गए हैं? आप गए? बिल्कुल, यहाँ पर जनाब जीप रैली होती है और आप गए थे? मैं गया था बिल्कुल। चले जबरदस्त। अभी दोबारा भी हम जाएंगे इंशाल्लाह जल्दी। तो आप लोग देखने वाले जो हमारे हैं वो भी प्लान करें, जरूर जाएं। बहुत अच्छी जगह है। अजीम राना बता रहे हैं कि मैं गया था, जीप रैली यहाँ पर हुई थी, तो आपको भी जाना चाहिए। तो आज के प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।